हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने डियर गुरु जी में। तो साथियों, अपन ने जो सीरीज स्टार्ट की है एमपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल सीरीज, उसका मैं दूसरा वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में अपन रीजनिंग, मैथ, जीके के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप वीडियो रेगुलर वॉच करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप किसी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और साथियों, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। श्रृंखला के अगले पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक श्रृंखला दी हुई है, तो इसमें आपको अगला पद क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ ए बी जेड लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ ए डबल बी वाई जेड लिखा हुआ, उसके बाद देखेंगे आप तो ए ट्रिपल बी एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। तो इनमें क्या कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या सीक्वेंस चल रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ ए बी जेड, मतलब ए बी लिखा हुआ है और इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर लिखा हुआ है। सेकंड में आप देखेंगे तो ए डबल बी बाय जेड लिखा है, मतलब बी को यहाँ पर रिपीट किया गया है और इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट लेटर में से एक और लेटर को ऐड कर दिया गया, मतलब यहाँ पर वाई को ऐड कर दिया गया। मतलब जिस तरीके से बी बढ़ रहा है वैसे ही लास्ट से लेटर भी बढ़ रहे हैं। थर्ड वाले में आप देखेंगे बी को 3 बार लिख दिया गया है और एक्स को ऐड कर दिया गया है। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में आगे यहाँ पर क्या आ सकता है कि ए के बाद 4 बी आ जाएंगे और एक्स से पहले डब्ल्यू को भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन चौथे में। ए के बाद आपके 4 बी है और फिर वहां पे डब्ल्यू लेटर को भी ऐड कर दिया गया, मतलब ए 4 बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये इस क्रम में आपका आ जाएगा। तो ये वाला सीक्वेंस इसमें फॉलो हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपका क्वेश्चन है कि यदि वायरस को WZSVT से लिखा जाता है, मतलब वायरस को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कोड में बैक्टीरिया को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है साथ ही, उसी कोड में बैक्टीरिया को कैसे लिखा जाएगा। चलिए तो इसको भी अपन देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें यहाँ पर वायरस लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये बैक्टीरिया के लिए क्या कोड यूज करना है वो अपन से पूछा गया। ठीक है, तो आप देखेंगे वायरस और इसका ये कोड दिया हो, तो नीचे आप देखेंगे वी के बाद जस्ट कौन सा लेटर आता है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को यहाँ पर लिख दिया गया, मतलब उसके बाद का ही लेटर को यहाँ पे लिख दिया गया। आई के बाद जस्ट क्या आता है? जेड आता है, तो जे आता है तो जे को लिख दिया गया। आर के बाद एस आता है तो एस को यहाँ पर लिख दिया गया। यू के बाद वी आता है तो वी को लिख दिया गया। एस के बाद टी आता है तो यहाँ पर टी को लिख दिया गया। ठीक है, मतलब एक एक लेटर को बढ़ाकर लिख दिया गया। तो उसी प्रकार अपन जब बैक्टीरिया को कोडिंग करेंगे तो वी के बाद क्या आता है? सी, तो आपका सबसे पहला लेटर क्या रहेगा? सी रहेगा। उसी प्रकार ए के बाद क्या आता है? बी आता है तो आपका बी रहेगा। सी के बाद क्या आता है? डी आता है तो डी रहेगा। टी के बाद यू आता है तो आपका यू हो जाएगा। ई के बाद आपका एफ आता है तो एफ आ जाएगा। आर के बाद आपका एस आता है और आई के बाद जे और ए के बाद बी। इस प्रकार ये आपका क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया का कोड आ जाएगा। तो जिस प्रकार वायरस को लिखा गया उसी प्रकार अपन ने बैक्टीरिया को भी यहाँ पे लिख दिया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसमें कोडिंग की गई थी, मतलब एक एक लेटर को बढ़ा के लिख दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारत के राज्य एवं क्षेत्रों की सीमा को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया, मतलब भाषाई रेखाओं के साथ कब राज्य को संगठित किया गया, किस अधिनियम के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1959, राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1963, राज्य पुनः आरेखण अधिनियम 1957 और चौथा ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन चौथा रहेगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है, मतलब भाषाई आधार पर यहाँ पर राज्य का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी 2016-17 में? 4 ऑप्शन है, मुंबई, तमिलनाडु, बंगाल या फिर बड़ौदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु ने 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। और अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके बीच में ये फाइनल खेला गया था, तमिलनाडु ने किस टीम को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? ज्योतिराव फुले के द्वारा 1873 में किसका गठन किया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिन पार्टी, प्रार्थना समाज। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है, मतलब भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है साहसरा टी, सागर 220, परम युवा सेकंड,
परम 8000, ठीक है, परम 8000। तो कौन सा इसमें अपना सुपर कंप्यूटर है सर्वप्रथम भारत में विकसित? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, परम 8000 जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर है भारत का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? चार ऑप्शन है, श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी या फिर सीधी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? मंदसौर। मंदसौर जो है आपका अफीम उत्पादन के लिए फेमस जिला है मध्य प्रदेश में। अफीम यहाँ पर सबसे अधिक उत्पाद किया जाता है। अगला है कि इसमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपियन देश कौन सा था? गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपियन देश कौन सा था? चार ऑप्शन है, नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फ्रांस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा पुर्तगाल। पुर्तगाल जो थे गोवा पर शासन करने वाले अंतिम अंतिम यूरोपियन थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी हुई है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 1 दिया हुआ है, फिर 64 दिया हुआ है, फिर 343 दिया हुआ है, फिर 1000 दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको बताना है कि इसी सीक्वेंस के आधार पर कि आगे क्या आ सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1, उसके बाद 64, उसके बाद 343, उसके बाद 1000, ठीक है। तो 1 और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। और 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है। मतलब कि यहाँ पर क्यूब दिया हुआ और एक इसका एक का ही क्यूब हो गया। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है और यहाँ पर भी 3 का अंतर है। मतलब कि पहले 1 का क्यूब किया गया, फिर उस 1 में 3 जोड़ेगा, मतलब 4 आया तो फिर 4 का क्यूब किया गया, फिर 4 में 3 जोड़े तो वहां पे 7 आया तो फिर 7 का क्यूब किया गया, और फिर 7 में 3 जोड़े तो 10 आया तो फिर 10 का क्यूब किया गया। अब 10 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 13 आ जाएगा और 13 का क्यूब कर दिया जाएगा। तो 13 का क्यूब कितना होता है साथियों? तो 13 का क्यूब होगा आपका 2197। 13 का क्यूब होगा 2197। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2197, मतलब ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी श्रृंखला से संबंधित है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा इस सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12, 15, 21 या 24, 24, 30, ठीक है। आगे क्या आएगा? चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे 12 और 15 के बीच में कितना अंतर है? 3 का अंतर है। 12 और 15 के बीच में 3 का अंतर है, और 15 और 21 के बीच में 6 का अंतर है, ठीक है। और फिर 21 और 24 में 3 का अंतर है, फिर 24 और 30 में 6 का अंतर है। मतलब कि यहाँ पे क्या क्रम फॉलो किया जा रहा है? पहले 3 का अंतर आ रहा है, फिर 6 का अंतर आ रहा है, फिर 3 का अंतर आ रहा है, फिर 6 का अंतर आ रहा है, ठीक है। इसी क्रम में ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। पहले 3 का अंतर आएगा, फिर 6 का अंतर आएगा। तो लास्ट में आप देखेंगे कि 24 और 30 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। मतलब अगले क्रम में क्या आएगा? 3 का अंतर आएगा। मतलब 30 में 3 जोड़ देंगे तो आपका अगले सीरीज का जो डिजिट वो आ जाएगी, मतलब यहाँ पर 33 आ जाएगा, ठीक है। 33 यहाँ पे आ जाएगा। तो 33 और 30 में कितने का अंतर आएगा? 3 का अंतर आएगा। तो ये इस सीक्वेंस में ये सीरीज फिल की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ यह विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कथन निष्कर्ष से तो आपके यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए, कथन दिए हुए हैं कि सभी दरवाजे खिड़की हैं, सभी दरवाजे खिड़की हैं, और दूसरा है सभी खिड़की हत्ते हैं, ठीक है। ये आपके दो कथन होगा। निष्कर्ष क्या है? यहाँ पे पहला निष्कर्ष है कि सभी दरवाजे हत्ते हैं, और दूसरा है कि कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, ठीक है। ये आपके क्या होगा? निष्कर्ष होगा। तो चलिए अपन इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो साथियों ये रहा आपका डायग्राम कि सभी दरवाजे जो है वो आपकी खिड़कियां हैं और सभी खिड़की आपके हत्ते हैं, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया क्वेश्चन के अनुसार। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ आप जाएंगे तो ये कुछ होते हैं, और जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो ये सभी को दर्शाता है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो चलिए अपन पहले अपने निष्कर्ष देख लेते हैं कि अपने निष्कर्ष क्या क्या है, ठीक है साथियों। अपना निष्कर्ष देख लेते हैं अपन। तो पहला आपका निष्कर्ष क्या है कि सभी दरवाजे हत्ते हैं। सभी जो दरवाजे हैं वो क्या है? आपके हत्ते हैं। मतलब कि आप जब बाहर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ये आपका क्या होता है? सभी होता है। मतलब पहला निष्कर्ष आपका सही है, सभी दरवाजे जो है वो आपके हत्ते हो सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। ये रही आपकी खिड़कियां और ये रहे आपके दरवाजे। तो आप जब अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो ये कुछ होता है, मतलब कि कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब कुछ खिड़कियां आपके दरवाजे हो सकते हैं। तो ये निष्कर्ष भी आपका बिल्कुल सही है। मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन चौथा आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। पहला कथन है आपका कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, और दूसरा कथन है कुछ बिल्ली चूहे हैं, ठीक है। ये आपके दो कथन हो गए। अब इसके निष्कर्ष क्या क्या दिए हुए हैं कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, और दूसरा निष्कर्ष है चूहे जो बिल्ली है वो कुत्ते नहीं है। तो इसको भी अपन डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं।
तो साथियों इस क्वेश्चन में आपके दो डायग्राम बन सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बता देता हूं। तो पहला आपका कथन है कि सभी कुत्ते आपके क्या हैं, बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। और दूसरा कथन है कि आपके कुछ बिल्ली चूहे हैं, ठीक है, कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो ये वाला आपका बन गया चूहे वाला पोर्शन। तो इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं, कुछ चूहे आपके कुत्ते भी हो सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी ये डायग्राम बन सकता है। ये दो डायग्राम इसमें बन सकते हैं। तो साथियों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दो डायग्राम बनते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार इनको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों पहला आपका निष्कर्ष क्या है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे। तो आप पहला वाला ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चूहा आपका कुत्ता नहीं है, ठीक है। बट इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कुत्ते जो है वो आपके चूहे को दर्शा रहा है, कुछ कुत्ते आपके चूहे हो रहा है, मतलब कि इसमें तो आपका नॉट हो रहा है और इसमें आपका यस हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि अगर एक डायग्राम में नॉट है और एक में यस है तो आपको उसको नॉट ही मानना है। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपको उसको नॉट ही मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार आप दूसरा निष्कर्ष देखेंगे कि चूहे जो बिल्ली हैं वो कुत्ते नहीं है, मतलब जो चूहे जो बिल्ली हैं वो कुत्ते नहीं हैं। तो पहले इस डायग्राम में आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही है कि जो चूहे बिल्ली हैं वो कुत्ते बिल्कुल भी नहीं है। बट इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें बिल्ली भी आ रही है, चूहे भी आ रहा है और कुत्ते भी आ रहा है, मतलब कि जो चूहे हैं वो इसमें कुत्ते भी हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में तो नहीं है, पहले वाले में तो चूहे जो बिल्ली हैं वो बिल्कुल भी कुत्ते नहीं है, बट इसमें हैं। तो यहाँ भी आपका ये वाला तो सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। मैं तो मतलब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मानना है, नॉट ही मानना है, मतलब कि आपकी जो दोनों निष्कर्ष है वो इसको फॉलो नहीं करते। इस प्रकार आपको जो डबल डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं तो उनको इस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर एक में नॉट है और एक में यस है तो आपको उसको नॉट ही मानना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि ऑप्शन थर्ड रहेगा कि ना तो एक और ना दूसरा, कोई भी निष्कर्ष इसका फॉलो नहीं करता। चलिए दोस्तों अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि मेल को इस प्रकार कोडित किया जाता है KYGZ, ठीक है, इस प्रकार कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार लेटर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। अगर मेल को इस प्रकार लिखा जाता है तो लेटर को किस प्रकार लिखा जाए। तो साथियों मेल को इस प्रकार कोडिंग की गई है तो उसी आधार पर अपन को बताना है कि लेटर को कैसे कोडिंग की जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश लेटर्स भी लिख दी हैं ताकि कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। तो जो ए से लेकर एम तक होता है वो फर्स्ट पोर्शन होता है इंग्लिश लेटर का, और एन से लेकर जेड तक दूसरा होता है, ठीक है। इनकी आप नंबरिंग याद रखें कि ए का ए नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, उसी प्रकार एम का 13 होता है और जेड का 26 होता है। ऐसे आप सब याद रखें। और ए का अपोजिट जेड होगा, बी का अपोजिट वाई होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इसमें। तो साथियों यहाँ पे आप पर देखेंगे एम लिखा हुआ है और एम को क्या कोड किया गया है, के से कोड किया गया है। तो एम का नंबर कितना होता है, 13 होता है। 13 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 11 बचेगा। 13 में से आपने 2 माइनस करे तो 11 बचा। तो 11वें नंबर पे आपका कौन सा डिजिट लेटर आता है, के आता है। तो यहाँ पर आपका के लिख दिया गया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 2 माइनस किए गए हैं। ए में से 2 माइनस करेंगे आपका तो ये यहाँ पे एक नंबर पे होता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखें, ए का माइनस होगा तो फिर यहाँ पे जेड माइनस हो जाएगा, वाई आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है, क्योंकि ए फर्स्ट नंबर पे लेटर होता है और जेड लास्ट होता है। तो अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो z हट जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका कितना आएगा, y आएगा। उसी प्रकार i हैगा, i से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये आपका i रहा, इसमें h चले जाएगा और g आ जाएगा। l ये रहा आपका, तो l से आप पीछे जाएंगे तो l से k पीछे जाएंगे और आपका यहाँ पे j आ जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, j आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, j रहेगा। तो साथियों इसी आधार पर अपन को लेटर को कोडिंग करनी है, मतलब 2 लेटर माइनस करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर एल ये रहा, तो एल के पीछे आपने के दिया हुआ और आपने फिर यहाँ पे जे लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे ई का नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो 5 में से आप 2 माइनस करेंगे तो कितना आपका बचेगा, 3 बचेगा। मतलब तीसरे नंबर पे जो लेटर आता है वो इसका कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे सी तीसरे नंबर पे आता है तो आपका सी हो गया। उसी प्रकार आप देखेंगे टी यहाँ पे रहा, टी से पीछे जाएंगे तो एस और आर, तो आर आपका यहाँ पे आ गया, टी का आर हो गया, ई का सी हो गया और आर का आपका पी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसको कोडिंग की गई है। तो आप ध्यान रखें, ये चीज भी मैंने आपको बताई है कि इनका ऑपोजिट क्या होता है और इनकी नंबरिंग आप याद रखें। अगर आपको नंबरिंग याद रहेगी तो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर देंगे, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार इसको कोडिंग किया जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, JCRRCP हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक खास कोड में यहाँ पर एक दिया हुआ है DIM डैम डॉलपैट, इसका अर्थ होता है फिश इज टेस्टी। फिर दिया हुआ है ब्रिम क्रीम डिम, ठीक है, इसका अर्थ होता है वेरी टेस्टी फूड। तो इस कोड भाषा में डिम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, डिम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो किस प्रकार से आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इन दोनों में कॉमन शब्द क्या आ रहा है, इसमें और इसमें। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, टेस्टी। टेस्टी यहाँ भी कॉमन आ रहा है और टेस्टी यहाँ भी आपका आ रहा है, ठीक है। इन दोनों लाइनों में टेस्टी आ रहा है।
तो अब इन इन दोनों में जो कॉमन होगा वो टेस्टी के लिए यूज किया गया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिम इसमें भी दिया हुआ है और डिम इसमें भी दिया हुआ है, मतलब कि ये जो डिम है ये टेस्टी शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिम के लिए, डिम किसके लिए यूज किया गया, टेस्टी के लिए यूज किया गया। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन पहला रहेगा टेस्टी, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है। जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी आयु 5 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी, ठीक है। ये एज रिलेशन से संबंधित आपका क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम से संबंधित मैथ्स का क्वेश्चन है। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना। तो साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार की जो औसतन आयु है वो कितनी है, 21 वर्ष, 5 सदस्यों की। तो इनकी आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, आयु का कुल योग कितना होगा इनका, अपन 21 में 5 गुणा करेंगे तो अपना आयु का कुल योग निकल जाएगा, मतलब 105 वर्ष जो है इनकी आयु का कुल योग है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी रही होगी। तो जन्म के समय उसकी आयु तो 0 रही होगी, जो सबसे छोटा सदस्य है। तो इसमें से अपन 105 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो ये आपका कितना आता है, 100 आता है। मतलब सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की आयु का योग कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, ठीक है। अब 100 योग रहा होगा, सदस्य कितने हैं, 5 है। तो अगर 100 में अपन 5 का भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 20 वर्ष आएगा। मतलब उस समय परिवार की जो औसत आयु रही होगी वो कितनी रही होगी, 20 वर्ष रही होगी। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आपके इसके आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा 20 वर्ष, मतलब ऑप्शन चौथा सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका आयु संबंध से ही है। देखते हैं यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना थी, और यदि 10 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की 2 गुना हो जाती है तो वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 साल पहले जो माँ की आयु थी वो पुत्री की आयु की 3 गुना थी, और 10 साल बाद पुत्री की आयु वो है माँ की आयु जो पुत्री की आयु से दुगनी हो जाती है। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मित्रों आयु संबंधित जो प्रश्न होते हैं इसमें आपसे तीन समय की आयु पूछी जा सकती है। एक तो प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु, या कुछ वर्ष पूर्व की आयु, या कुछ वर्ष बाद की आयु, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात क्या की गई है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना थी। तो मतलब प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले की बात की गई। कितना अनुपात था, 3:1। माँ की आयु 3 गुना थी। फिर आगे बात की गई कि 10 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद माँ की आयु दुगुनी हो जाती है, मतलब इनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो वर्तमान अनुपात अपन को ज्ञात करना है। तो साथियों सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इस अनुपात और इस अनुपात में कितने वर्षों का अंतर है। तो ये दोनों अनुपात अपन जोड़ देंगे, क्योंकि ये 10 वर्ष पूर्व की आयु है, ये 10 वर्ष बाद की आयु। तो इन दोनों का अनुपात अंतर कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया। इस अनुपात और इस अनुपात में 20 वर्षों का अंतर हो गया। अब आप यहाँ से देखेंगे इन अनुपात में कितना अंतर है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 का अंतर है, और इस अनुपात में 1 का अंतर है। मतलब 20 वर्षों की, यहाँ पे 2 अंतर था, यहाँ पे 1 अंतर हो गया। मतलब 20 वर्षों के दौरान इस अनुपात में कितना अंतर आया, 1 वर्ष का अंतर आया, मतलब 1 पॉइंट का अंतर आया। आप इसको 1 यूनिट मान सकते हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 10 वर्ष पहले की आयु। तो 10 वर्ष पहले की आयु मतलब 3 यूनिट, माँ की आयु कितनी थी, 3 यूनिट थी। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 20 से गुणा कर देंगे तो 60 वर्ष। मतलब माँ की आयु कितनी थी, 60 वर्ष थी 10 वर्ष पूर्व पहले, वर्तमान आयु से 10 वर्ष पहले। और पुत्री की आयु कितनी रही होगी, 20 वर्ष रही होगी। अब साथियों ये तो थी आपकी 10 वर्ष पूर्व की आयु। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु माँ की कितनी हो जाएगी, इसमें भी अपन 10 जोड़ देंगे, इसमें भी अपन 10 जोड़ेंगे। तो 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 7:3 आ जाएगा। तो इस प्रकार इजिली आप इन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाणसागर बांध नाम किसके ऊपर रखा गया, मतलब बाणसागर बांध जो रखा गया है उसका नाम किसके ऊपर रखा गया। तो ऑप्शन है भानुसागर, सागर सम्राट, बाण भट्ट या बाणा राय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर रहेगा बाण भट्ट के नाम के ऊपर बाण सागर बांध का नाम रखा गया। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है कि बाण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। काफी इजी क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि न्यायमूर्ति AM खानविलकर, PV दीक्षित, M हिदायतुल्ला या GP भुट्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है राज तरंगिणी के लेखक कौन से हैं। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार मैंने आपको जो इतिहास से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए थे उसमें मैंने ये पॉइंट रखा हुआ था आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियोस भी मेरे रेगुलर वॉच करते रहेंगे तो आपके कहीं से भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो ऑप्शन है सूरदास, शूद्रक, कल्हण या कल्पक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कल्हण, ऑप्शन तीसरा, कल्हण के द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग दिशा और दूरी से संबंधित है। यहाँ पे दिया हुआ आर पी के पश्चिम में है, आर जो है वो पी के पश्चिम में है, टी एस के पूर्व में है, टी जो है वो एस के पूर्व में है और पी एस के उत्तर में है, पी एस के उत्तर में है। तो आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में, चार ऑप्शन है, पश्चिम, पूरब, उत्तर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इन चारों में से आपको इसका सही आंसर याद करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो किस प्रकार इसको सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों इस तरह के जो दिशा दूरी से संबंधित प्रश्न है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है। इस प्रकार आपको डायग्राम बना लेना है। इसमें आपकी ये दिशा है ईस्ट दिशा, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये साउथ आपकी हो गई। ये आपकी प्रमुख चार डायरेक्शन हो गई। इसके बाद चार सब डायरेक्शन होती है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, ये आपके उत्तर पूर्व जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, ये चार एक्स्ट्रा ये दिशाएं हो गई, कुल मिला के आपकी 8 दिशाएं हो गई। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि आर पी के पश्चिम में है। तो आर पी के पश्चिम मतलब सबसे पहले आप पी बनाएंगे तो ये रहा पी और यहाँ पे आपने ये बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या रहेगा, इधर ईस्ट रहेगा और इधर पश्चिम मतलब वेस्ट रहेगा। तो आर पी के पश्चिम में है तो ये इस तरफ आपका आर आ जाएगा। अब आगे आप क्वेश्चन में देखिए कि पी से संबंधित और कहाँ पे बात की जा रही है। तो आगे आप देखेंगे तो पहले बोला गया टी एस के पूर्व में, तो अभी से छोड़ दीजिए, फिर बोला गया पी एस के उत्तर में है। ठीक है, तो पहले आपकी बात पी से की गई है तो आप पहले जितने भी पी से रिलेशन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में उनको बनाने की कोशिश करिए। तो क्या कह रहा है, पी एस के उत्तर में है। तो अब एस के उत्तर में है मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपका एस ये हो गया, यहाँ पे आप ये बनाएंगे डायरेक्शन तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, मतलब पी आपके एस के उत्तर में हो जाएगा, तो एस इसके नीचे बन जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि एस जो है टी के पूर्व में है, मतलब टी एस के पूर्व में है, तो एस से आप यहाँ पे बना लेंगे तो ये आपका पूर्व आ जाएगा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। तो टी आपकी किस दिशा में हो गई, एस के पूर्व में हो गई। ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर के सापेक्ष टी किस दिशा में, मतलब आर के सापेक्ष जो है वो आपकी टी किस दिशा में है। ऑप्शन दिया पश्चिम, पूर्व, उत्तर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आर पे ये बना लेना डायग्राम। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, तो इन चारों दिशाओं में से तो है नहीं, तो टी किस दिशा में है, आपकी इस दिशा में आ रहा है, मतलब कि ये वाली जो दिशा है इस दिशा में आ रहा है। तो ये कौन सी दिशा है, आपकी साउथ ईस्ट दिशा है। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा है। तो टी जो है आर के सापेक्ष में किस दिशा में है, आपकी दक्षिण पूर्व दिशा में, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा रहेगा। ठीक है, तो इस दिशा में आपका टी आ रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सीरीज से संबंधित है। यहाँ पे दिया हुआ 25, 75, 35, 70 और 45। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, यहाँ पर आपको सीरीज फिल आउट करनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर दिया हुआ 25, यहाँ पे 75, यहाँ पे 35, यहाँ पे 70, यहाँ पे 45। तो इसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर 25 और 35 और इसके बाद देखेंगे 35 और 45, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 70 और 75 और 70। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें 10 जो है ऐड कर दिए गए, इस वाले कॉलम में 10 ऐड कर दिए गए और इसमें भी 10 ऐड कर दिए गए, मतलब यहाँ पे डबल सीक्वेंस चल रहा है। पहले 25 और 35, 25 में 10 जोड़ेगा तो 35 आया, फिर 35 में 10 जोड़ेगा तो 45 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे 75 में से 5 माइनस करे तो 70 आया और फिर इसमें 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आपका 65 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। यहाँ पे एक ही सीक्वेंस फिल करना, ये गलत हो गया, पर अगर यहाँ भी आप फिल करना चाहे तो किस प्रकार फिल करेंगे, यहाँ पे 45 में आप 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे 65 आएगा और यहाँ पे 55 आएगा। ये सीक्वेंस इस प्रकार से फॉलो किया गया, डबल सीक्वेंस फॉलो किया गया, पहले ये वाला और फिर और सेकंड वाला ये वाला। ठीक है, तो इस वाले में तो 10 को ऐड किया गया है और इसमें 5 को माइनस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 65 आएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 65। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर है, राकेश ऊपर से आपका 7वें स्थान पर है तथा नीचे से 28वें स्थान पर है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ पे चार ऑप्शन है, 34, 35, 36 या 37। ठीक है, तो ये आपका
क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित। तो ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से 28वां स्थान है, तो कुल संख्या कितनी होगी छात्रों की। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 और 28 को ऐड कर दीजिए। 7 और 28 को ऐड करेंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 आ गया। अब यहाँ पर राकेश दो ही तरफ से एक एक बार ऐड हो गया है, मतलब आपने नीचे से भी उसे जोड़ दिया 28वें नंबर पे और नीचे ऊपर से भी 7वें नंबर पे उसे जोड़ दिया, मतलब कि राकेश यहाँ पर 2 बार ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे अपन एक इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो राकेश का स्थान कौन सा है, 34वां स्थान है। ठीक है, इस प्रकार इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहले आप दोनों स्थान को ऐड कर दीजिए तो आपका 35 आएगा और फिर एक हाथ से माइनस कर दीजिए, क्योंकि राकेश यहाँ भी आपने एक बार ऐड कर दिया था, यहाँ भी आपने एक बार ऐड कर दिया। तो सही आंसर क्या रहेगा, 34वां स्थान है राकेश। वो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 34 है उस क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से संबंधित है, वो है आपका कि निम्नलिखित आरेख में व्रत कॉलेज प्रोफेसर को दर्शाता है। जो व्रत है, जो सर्कल है, ये इसमें जो लेटर दिए हुए हैं वो कॉलेज प्रोफेसर को दर्शाता है। त्रिभुज जो है सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाता है। ये त्रिभुज जो है, ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाता है। और जो आयत है वो आपका मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, तो आपको इनमें से इस डायग्राम में से बताना है कि ऐसी कौन सी डिजिट है, ऐसा कौन सा लेटर है जो आ रहा है जिसमें वो सर्जरी विशेषज्ञ भी है या मेडिकल विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है। दोनों है, सर्जरी भी है और मेडिकल भी है, पर प्रोफेसर नहीं है। मतलब प्रोफेसर के लिए क्या यूज किया गया है, व्रत। तो व्रत में उसका नाम नहीं आना चाहिए, बाकी उसका नाम आपका ट्रायंगल में भी आना चाहिए और आयत में भी आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जेड। जेड आपका ट्रायंगल में, इसमें आयत में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, मतलब कि ये सर्जरी विशेषज्ञ भी है और आपका जो है मेडिकल विशेषज्ञ भी है, और ये आपका व्रत में नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी आप ये देखेंगे तो ये बी जो है वो सिर्फ ट्रायंगल में वो उसमें रेक्टेंगल में आ रहा है, ये भी रेक्टेंगल में आ रहा है, ये सिर्फ आपका किसमें आता है, ट्रायंगल में आ रहा है। सिर्फ ये जेड एक ऐसा है जो इन दोनों में आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, तो ये आपका सर्जरी विशेषज्ञ भी हो जाएगा और मेडिकल विशेषज्ञ भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा जेड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इस प्रकार से इनको सॉल्व करना। तो साथियों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपन ने इस वीडियो में डिस्कस करे। इसी प्रकार आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे किसी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।